नमस्ते दोस्तों, 7 फेरों का बंधन कहानी का ये 23वां भाग है। इस कहानी को अच्छे समझने के लिए पिछला भाग जरूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। देव के सेजल के कमरे से बाहर निकलते ही उसे राज मिल जाता है। राज देव का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है और उसे घूर कर देखता है। देव उसे देखकर मुस्कुराते हुए, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहा है? राज, टाइम देख, आधे घंटे को बोलकर भेजा था, पूरे 20 मिनट लेट है तू। एक आईब्रो ऊपर करके, ऐसा क्या कर रहा था अंदर उसके साथ जो तुझे टाइम का भी होश नहीं रहा? देव उसको घूर कर देखते हुए, सेटअप रात, तू 2 दिन से कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहा? राज हल्की मुस्कान से, बेटा सही जा रहे हो, अभी से इतना बदलाव? अभी 2 दिन बाकी है तो थोड़ा सब्र कर, या फिर पहले ही सुहाग रात मनाने का मूड है तेरा? बता देव, कुछ प्लान हो तो। इतना कहकर आई भी करता है। देव राज को कंधे से पकड़कर बेड पर गिरा देता है और हंसते हुए, सोच रहा हूँ सेजल के साथ तो बाद में मना लूंगा, पर तुझे कुछ ज़्यादा जल्दी मची है तो तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। इतना कहकर उसके ऊपर झुकता है पर राज उसे धक्का देकर, ओए पागल इंसान, क्या सच में बोरा गया है? मैं सेजल नहीं, एसपी राज अग्रवाल हूँ, तो अपनी फीलिंग को कंट्रोल में रख बालक। मुझे लगता है तू देवी दर्शन के साथ कुछ भोग भोग। राज इतना बोलते ही उसके मुंह पर हाथ रखकर, चुप हो जा, क्या फालतू बकवास कर रहा है? जा नीचे और मुझे थोड़ी देर आराम करने दे, वरना आंटी को फ़ोन कर बता दूंगा कि तू मुझे परेशान कर रहा है। राज नौटंकी करते हुए, साले, जो तू अंदर इतनी देर से सेजल के साथ रोमांस कर रहा था ना, वह सब मेरी मेहरबानी है, वरना तुझे तो सब छोड़कर भाग गए थे। मैं भी नीचे चला जाता तो हो जाता तेरा सौंदर्य दर्शन। और देव मुस्कुराते हुए उसे खींचकर गले लगा लेता है। थैंक यू। रस्ते हुए, योर वेलकम सर। अभी थैंक यू बचा कर रखिए, अभी आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। चल अब जाकर नहा ले साले, सेजल के डियो की खुशबू से भरा पड़ा है, पता नहीं क्या क्या करके बाहर निकला है। इतना कहकर उसको अपने से अलग करता है। देव उस पर पिलो मारते हुए, ओए नौटंकी, तेरा या मुझ पर उधार है, तेरी शादी के वक्त मैं हिसाब पूरा कर दूंगा, समझा? राज मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। या देव अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाता है और कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए सेजल को फ़ोन लगाता है। सेजल एक ही रिंग में फ़ोन उठा लेती है। क्या बात है, आप मेरे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी? इतनी याद आ रही है तो वापस आ जाऊं? सेजल मुस्कुराते हुए, बहुत बहुत शैतान हो रहे हैं आप, हम बस नहाने जा रहे हैं। देव शांत स्वर में, सेजल रुक जाइए। सेजल, क्या हुआ देव? देव शरारत से, अरे मैडम घबराइए मत, मैं तो पानी बचाने को सोच रहा हूँ। सेजल हैरानी से, मतलब? देव हंसते हुए, मतलब चलो साथ में नहाते हैं, पानी की बचत हो जाएगी। सेजल शर्माते हुए, प्लीज देव आप फ़ोन रखिए, इससे पहले कोई आ जाए, मुझे फ्रेश होना है। देव सर से, ओके मैडम जाइए, शादी के बाद पानी बचाने का कार्यक्रम करेंगे, अभी छोड़ दिया आपको, जाइए अब आराम करिए, शाम को मेहंदी की रस्म में मिलता हूँ आपसे, लव यू स्वीट हार्ट। इतना कहकर फ़ोन रखकर बाथरूम में चला जाता है। बाहर गार्डन में सब हल्दी के रंग में रंगे हुए थे। सुमन वर्षा और शीतल को ऊपर कमरे में भेजती है। इतने में शेखर शीतल को आवाज़ देकर अपने पास बुला लेते हैं। शोर शेखर जी से, पापा मैं अभी आया, इतना कहकर वहां से निकल जाता है। वर्षा अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है और अंदर आकर अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर रख देती है और सोफे पर लेट जाती है। इधर शोर फटाफट से वर्षा के रूम में आकर अंदर से गेट लॉक कर देता है। वर्षा लेटे हुए, शीतल प्लीज तू नहा ले, मैं थक गई हूँ यार, थोड़ी देर बाद जाऊँगी। शोर उसे प्यार से देखते हुए, मैं थकान उतार दूँ क्या मैडम? वर्षा शोर की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा कर उठती है और शोर को देखकर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कोई आ जाए उससे पहले प्लीज़ चले जाइए। शोर वर्षा की ओर कदम बढ़ाते हुए, चला जाऊँगा पर यहाँ करने के बाद। इतना कहकर उसको कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और अपने साथ में लाई हुई हल्दी उसके गाल पर लगा देता है। शोर के इस तरह अचानक खींचने से वर्षा अपने में सिमटने लगती है। वर्षा बेचैनी से, शोर वो हमारा दुपट्टा प्लीज छोड़िए। शोर उसके चेहरे की ओर झुकते हुए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर उसके होठों के पास चिन पर हल्के से चूमकर उसे अपने सीने से लगाते हुए, 2 दिन से मेरे सामने रहकर भी मुझसे नहीं मिल रही हो, पता है मुझे कितनी बेचैनी होती है। तुम अब सामने रहकर भी मुझसे नहीं मिलती, पर तुम्हें इससे क्या, तुम
तो बस पूरा दिन अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमती रहती हो। वर्षा मुस्कुराते हुए, मेरी बेस्ट फ्रेंड आपकी बहन है। शोर, वैसे भी अभी यहाँ का माहौल देख रहे हैं आप, हम इसके सबके बीच नहीं आ सकते, कुछ तो समझिए। शोर उदास होते हुए, वर्षा दीदी की शादी के 2 दिन बाद मैं चला जाऊंगा, फिर 3 महीने तक नहीं आ सकता। फाइनल एग्ज़ाम और सेमिनार अटेंड करना है, तुम क्यों नहीं समझ रही। वर्षा शोर से अलग होकर अपने गालों की हल्दी लेकर शोर के गाल पर लगा देती है। तब अभी आप जाइए, हम दीदी की शादी के बाद आपकी शिकायत दूर कर देंगे। शोर मुस्कुराते हुए, अपना वादा याद रखना वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इतना कहकर उसके माथे पर किस करके कमरे से बाहर निकल जाता है। यहाँ शीतल शेखर से मिलकर अपने रूम में जाती है। नीचे फ्रेश होकर व्हाइट कुर्ता पैजामा पहने ड्रेसिंग लुक लिए सीढ़ियों से उतरते हुए राज से टकरा जाती है। शीतल एकदम से हड़बड़ाहट में अपनी हल्दी लगे हाथों से राज के कुर्ते को कसकर पकड़ लेती है, जिससे उसके कपड़ों की हल्दी और हल्दी वाले हाथ उसके सफ़ेद कुर्ते पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। राज गुस्से से शीतल को अपने से दूर झटक देता है। शीतल आंखें खोलकर देखती है और सामने गुस्से से अपनी और राज को देखकर सर नीचे करके, सॉरी। राज गुस्से से, क्या करूं आपकी सॉरी का, हमेशा बेहोशी में रहती हो क्या, कभी पुल नहीं दिखता, कभी 6 फीट का जीता जागता इंसान नहीं दिखता, ध्यान कहाँ था आपका, अब नीचे मुंह करके क्यों खड़ी हो, यहाँ देखो इधर क्या कारनामा किया है। शीतल नम आंखों से ऊपर देखती है। राज गुस्से से, जबान नहीं है क्या मुंह में जो चुपचाप खड़ी हो, भगवान ने इतनी बड़ी आंखें दी है ना, उनको खोल कर चला करो, अब क्या बीच में ही खड़ी रहोगी, यहाँ से हटो, जाने दो मुझे। शीतल एक साइड में नीचे मुँह करके खड़ी हो जाती है। राज उसे एक बार फिर घूर कर देखता है और सीढ़ियों चढ़ के अपने कमरे में चला जाता है। शीतल भी अपनी नम आंखों को लिए अपने रूम में जाते हुए मन में, कान्हा जी आप क्यों इनके हाथों की हमारी लंका लगवा देते हो, पूरी दुनिया में यही इंसान है जिससे हम बार बार टकरा जाते हैं और इन्हें देखते ही हमारी बोलती बंद हो जाती है। कान्हा कुछ तो रहम करो, दूर ही रखो इनसे। गार्डन में अंजलि और निशांत एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। वहीं गाड़ी पार्क करके विनोद गार्डन की तरफ आ रहा था। निशांत दौड़ते हुए विनोद के पास जाकर, वाह यार क्या गजब टाइम पर एंट्री ली है तुमने, बचा लो इस मोटी से। इतना कहकर विनोद के पीछे जाकर सामने की ओर धक्का दे देता है। अंजलि दौड़ते हुए आती है और सीधा विनोद से टकरा जाती है। अंजलि के विनोद से टकराते ही उसे एक अलग सा एहसास होता है। वह अपने दोनों हाथों को विनोद की कमर में डालकर उसकी शर्ट को पकड़ लेती है। विनोद के हाथ अपने आप ही उसके हाथों की तरफ बढ़ जाते हैं। वह उन्हें पकड़कर शांत होकर, संभल कर मैडम। विनोद अंजलि के हाथों को पकड़कर जैसे ही पीछे पलटता है, वैसे आंखें बंद कर खड़ी कांपती हुई अंजलि को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कुछ देर उसे प्यार से देखने के बाद एकदम से अपने से दूर करते हुए रूखे स्वर में, मिस अंजलि आपको दिखाई नहीं देता, कहीं आप जानकर तो मुझसे नहीं टकराई जिससे सबके सामने आप मेरी फिर से इंसल्ट कर सकें। अंजलि नम आंखों से, सर या आप क्या कह रहे हैं, हमने सही में आपको नहीं देखा, वह तो हम नीसू के पीछे। विनोद उसे हाथों के इशारे से रोकते हुए, मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है और यह बचपना छोड़कर बड़ी बनिए जिसका आपका दिमाग ठिकाने पर रहे, क्योंकि हर कोई लड़का विनोद शर्मा नहीं होता। इतना कहकर तेजी से वह निकल जाता है। विनोद की बातों से अंजलि को बहुत ठेस पहुंचती है। वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। विनोद दुखी होकर मन से, सॉरी अंजू, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, बट मजबूर हूँ। जब तक मैं तुम्हें अनदेखा नहीं करूँगा, तुमसे रूड बिहेव नहीं करूँगा, तब तक तुम्हें प्यार का एहसास नहीं होगा। लंबी सांस लेकर, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ जब तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी और अपने दिल की बात मुझसे कहोगी। तुम्हारी आंखें कुछ और ही कहती हैं। मैंने अपने लिए उनमें प्यार देखा है, लेकिन तुमने उस रात ऐसा बिहेव क्यों किया, मैं अभी तक सरप्राइज हूँ। फिर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा अपनी आखिरी सांस तक, क्योंकि अब इस दिल में किसी दूसरे के लिए जगह नहीं है। यह दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। आंखें बंद कर प्लीज़ गार्ड, मेरा प्यार एक तरफा न हो, उसके दिल में भी कुछ एहसास जगाइए। इतना सोचते ही उसकी भी आंखें नम हो जाती है। इतने में ही निशांत वहां आता है और विनोद को देखकर हंसते हुए, मतलब
अंजू ने अपने हाथों की छाप आपके कपड़ों पर लगा दी। विनोद हंसते हुए, सही है, तुम्हारी बहन ने मेरे कपड़े खराब कर दिए और तुम बच गए। निशांत विनोद से, चलिए मैं आपको आपका रूम दिखा दूं, आप भी चेंज कर लीजिए, फिर सब मिलकर लंच करते हैं। विनोद मुस्कुराते हुए, ओके बॉस, जो आज्ञा। इतना कहकर निशांत के साथ हंसते हुए चला जाता है। थोड़ी देर बाद सब नीचे डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। कृष्णा नीलिमा से, बेटा सब यहाँ हैं, अंजलि दिखाई नहीं दे रही। नीलिमा, आंटी उसके सर में दर्द है, वो रेस्ट कर रही है, मैं उससे बाद में खिला दूंगी। मीना नाराज होते हुए, क्या करूँ इस लड़की का, पता नहीं ससुराल में कैसे सब मैनेज करेगी। सरला मुस्कुराते हुए, भाभी जी बच्ची है, अभी करने दीजिए, बचपना उसकी शैतानियों से ही घर में रौनक है, अब देखिए अभी नहीं है तो सब सूना सूना लग रहा है। दीवान जी, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, भाभी जी हमारे घर की जान है अंजलि। कृष्णा जी को देखकर मैं अपनी पेंशन से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर अंजलि के रूम में चले जाते हैं। सुमन, कृष्णा जी शाम को मेहंदी का प्रोग्राम कितने बजे शुरू होगा? वो क्या है ना, सेजल के मामा मामी आ रहे हैं तो वह पहले मायरे की रस्म अदा करेंगे। कृष्णा जी वहीं अपनी चिर परिचित मुस्कान लेकर, आप पहले अपनी रस्म पूरा कर लीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे। मेहंदी वाली टीम 4 बजे तक आ जाएगी। सुमन, फिर ठीक है। दीवान जी अंजू के कमरे में जाकर, क्या हुआ अंजू बच्चा, ज़्यादा तेज सर दर्द हो रहा है तो फिर डॉक्टर को बुलाया जाए? अंजू उठते हुए, नहीं चाचू आप परेशान मत होइए, मैंने टेबलेट ली है, अब रिलैक्स फील कर रही हूँ। दीवान जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए, नीचे चल बेटा, थोड़ा खाना खा लो। दीवान जी के कंधे पर सर रखकर, अभी भूख नहीं है, जब हमें भूख होगी तो हम जाकर खा लेंगे। दीवान जी, चलो ठीक है, फिर तुम रेस्ट करो, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताओगी। अंजलि मुस्कुराते हुए, जी चाचू मैं ज़रूर बताऊंगी। अंजलि नम आंखों से बिस्तर पर लेट जाती है और मन में, सॉरी चाचू, हमने आपसे झूठ कहा, हम सर को लेकर परेशान हैं, वह हमारे किस किए की सज़ा ऐसे देंगे हमें नहीं पता था, लेकिन उसमें सर की गलती नहीं है, हमने ही उनका दिल दुखाया है तो सज़ा तो हमें मिलेगी, लेकिन हम उनसे माफ़ी मांगकर उनकी नाराज़गी दूर कर देंगे। सब लंच करके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। सेजल के मामा मामी भी मायरे की रस्म अदा कर देते हैं। सुमन, शीतल बेटा सेजल को मेहंदी के लिए रेडी कर देना, मैं कृष्णा जी के पास जा रही हूँ, आप जाइए, वर्षा दीदी कमरे में हैं, मैं भी वहीं जा रही हूँ। इतना कहकर शीतल के कमरे में चली जाती है। उसने सेजल को रेडी कर दिया था और खुद भी रेडी होकर शीतल का वेट कर रही थी। मेहंदी के फंक्शन में ग्रीन कलर की शिफॉन की साड़ी पर पिंक कलर का कंट्रास्ट ब्लाउज पहन रखा था, बालों की लंबी चोटी, आंखों में गहरा काजल, माथे पर ग्रीन पिंक कलर की गोल बिंदी और होठों पर लिपस्टिक लगाए पूरी तरह से देव के नाम की मेहंदी अपने हाथों में रचने के लिए तैयार थी। शीतल रूम में आते हुए, दीदी लगता है शादी होने तक आप पक्का जीजू के होश उड़ा देंगे, मतलब वर्षा आज तीनों ड्रेस में गजब की लग रही हैं। वर्षा शरारत से, शीतल दीदी तो पहले भी स्मार्ट लगती थी, लेकिन अभी तो दीदी पर जो रंग चढ़ रहा है ना, वह जीजू के प्यार का रंग है और यह रंग निखर कर आया है लंच के बाद। शरारत से, ऐसा क्या किया जीजू ने दीदी जो आप इतना ब्लश कर रही हैं? सेजल मुस्कुराते हुए, वर्षा तू मार खाएगी, चुप हो जा। शीतल जल्दी से रेडी हो जा, अभी मम्मा बुला लेंगे। शीतल नौटंकी करते हुए, जो हुक्म बेगम साहिबा, हम 5 मिनट में आए। इतना कहकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। मेहंदी के फंक्शन के लिए सभी ने ग्रीन कलर के आउटफिट पहने थे। मेहंदी वाली लड़कियां हॉल में बैठकर सेजल का इंतजार कर रही थी। यूथ बटालियन लड़के हॉल में एक साइड चेयर पर बैठकर गप्पे मार रहे थे। इतने में ही वर्षा और शीतल सेजल को लेकर हॉल में आती हैं। रात देव के कोहनी मारकर, सामने देख ले, आ गई तेरी दुल्हन। देव राज की बात सुनकर हंसते हुए सामने देखता है और सेजल को देखकर मन में, यार यह क्या, हर घड़ी इनका रंग चेंज हो रहा है। यह कहना मुश्किल है कि सबसे ज़्यादा किस ड्रेस में खूबसूरत लग रही थी। निशांत, भाई लगता है कोई सामने देखकर सदमे में चला गया। उसकी बात से शोर और विनोद को भी हंसी आ जाती है। देव सबको घूर कर देखते हुए, बकवास मत कर, वैसे भी यह लेडीज फंक्शन है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। राज देव के हाथों को पकड़ते हुए, क्या हुआ तुझे, यह तेरी मेहंदी की रस्म है, बैठ जा चुपचाप, अभी आंटी की आवाज़ आती होगी। यहाँ वर्षा और शीतल सेजल को लाकर बिठा देती है। कृष्णा जी सुमन से, सुमन जी मैं देव को बुलाती हूँ, उसकी मेहंदी लगने के बाद शुरू करवाते हैं।
कृष्णा देव के पास आकर, देव चलो बेटा। देव कृष्णा का हाथ पकड़कर, प्लीज़ मम्मा, आप जानती हैं ना मुझे यह सब नहीं लगवाना। हल्दी तक तो ठीक था, लेकिन मम्मा मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगा। कृष्णा हंसते हुए, बेटा जब तक तेरे हाथ पर मेहंदी नहीं लगेगी हम सेजल को नहीं लगा सकते। राज हंसते हुए, सोच ले बेटा, फंस गया अब तू। देव, यह क्या लॉजिक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हंसते हुए, आप मेरे बदले की भी सेजल को लगा दीजिए ना प्लीज मम्मा। मीना देव के पास आते हुए, देव उठो बेटा, मेहंदी वाला इंतजार कर रही हैं। देव, बड़ी मम्मा आप तो समझिए प्लीज। मीना, चल ठीक है, खाली सगन करवा ले, फिर सेजल की मेहंदी शुरू करते हैं। इतना कहकर देव का हाथ पकड़कर उसे सेजल के पास बिठा देती है। देव एक तिरछी नज़र सेजल को देखता है। सेजल नज़रें नीची करके बैठी बहुत प्यारी लग रही थी। उसे देखते ही देव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मीना मेहंदी वाली से मुस्कुराते हुए, बेटा इसके हाथ में सेजल का नाम खूबसूरत तरीके से लिख दो, फिर तुम सेजल की मेहंदी शुरू करो। देव, क्या बड़ी मम्मा आप भी ना। मीना, बस शगुन का नाम लिखवा लो बेटा। मेहंदी वाली देव का हाथ पकड़कर सेजल का नाम लिखने लगती है, फिर दूसरा हाथ लेकर, सर लाइए। देव, नो नो, बस हो गया। सेजल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, मेरी कसर आप इन पर पूरी कर लीजिए। कृष्णा देव का कान पकड़कर, चल जा अब, अपने दोस्तों में मेरी बेटी को तंग मत कर। देव मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है और कृष्णा और सुमन सेजल के हाथ पर शगुन की मेहंदी लगाती हैं। उसके बाद दोनों लड़कियां सेजल की मेहंदी लगाना शुरू कर देती हैं। सभी लेडीज मेहंदी में बिजी हो जाती हैं। विनोद की नज़रें अभी भी अंजलि को ढूंढती है। कृष्णा मीना से, भाभी सब यहाँ पर है, अंजलि दिखाई नहीं दे रही। मीना परेशान होकर, तू रुक, मैं देख कर आती हूँ। इतने में ही नीलिमा मीना से, आंटी अंजू बस 5 मिनट में आ रही है। यहाँ विनोद बेचैन सा बैठा इधर उधर देखता है। इतने में सामने से अंजलि आती दिखाई देती है। डार्क ग्रीन कलर का स्लीवलेस फिटिंग का स्ट्रेट कुर्ता विद पैंट, बालों की पोनीटेल, न्यूड सेट लिपस्टिक लगाए अंजलि आती है। विनोद उसे देखते ही रह जाता है। उसका गोरा रंग हरे रंग में और निखर रहा था। विनोद की नज़रें ही नहीं हटती। उसी पल अंजलि की नज़र विनोद पर पड़ती है। विनोद अंजलि की आंखों में देखता है तो उसके लाल सूजी आंखों को देखकर बेहद बेचैन हो जाता है और अंजलि के देखते ही तुरंत अपनी नज़रें फेर लेता है। अंजलि चुपचाप आकर सेजल के पास बैठ जाती है। कृष्णा, बड़ी देर कर दी बच्चा, चल मेहंदी लगवा ले। अंजलि हल्की मुस्कान से, जी चाची, मेहंदी वाली से मुझे जल्दी से अरेबिक स्टाइल ही लगा दे। इतना कहकर अपना हाथ आगे कर देती है। इधर सेजल के मेहंदी लगभग पूरी हो चुकी थी। इतने में ही नीलिमा ने आकर मेहंदी वाली को सेजल की हथेलियों में देव का नाम लिखने को कहा और कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन दिया। सभी नीलिमा की बात सुनकर मन में ही मुस्कुराते हैं। नीलिमा हंसते हुए सेजल से, आपके होने वाले पतिदेव ने अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगवाई ना, इसलिए उनकी यह सज़ा है। अच्छी खासी कसरत होगी आपकी हथेलियों में अपना नाम ढूंढने की। धीरे से सेजल के कान में, देवरानी जी, जब तक भैया अपना नाम नहीं ढूंढते तब तक आप अपने हाथ भी मत लगाने देना, अपने आप को बचा कर रखना। सेजल की नज़रें नीलिमा की बातों से ही झुक जाती है। वर्षा, हाय भाभी, आपने दीदी को क्या कहा जो इनकी आंखें ऊपर नहीं हो रही है। नीलिमा हंसते हुए, आपकी शादी होगी ना तब हम आपको बताएंगे, अभी तो यह बात देवरानी जेठानी के बीच की है। वर्षा उदासी, नॉट फियर भाभी। सब उसकी बात पर मुस्कुरा देते हैं। सभी लेडीज डिपार्टमेंट के मेहंदी लग चुकी थी। रात के 10 बज रहे थे। इतने में ही दीवान जी शेखर और अनिकेत के साथ हाल में आते हैं और कृष्णा से, कृष्णा जी अब आप सारी लेडीज डिनर कैसे करेंगी, आप सबके हाथों में मेहंदी लगी हुई है। रात देव के पास से उठकर आते हुए, अंकल मेरे पास एक प्रॉब्लम का सलूशन है। सब हैरानी से उसकी ओर देखते हैं। देव मुस्कुराते हुए, यह साला पक्का कुछ कांड करेगा। दीवान जी, सब भूखे हैं बेटा, जल्दी बताओ। राज, अंकल आज आप सब अपनी अपनी पत्नियों को खाना खिलाएंगे। शेखर, अनिकेत से और दीवान जी एक दूसरे को देखकर इशारे करते हैं। दीवान जी, बेट्स गुड गुड, लेकिन एक शर्त है बेटा, बोलो मंजूर है। राज एक्साइटेड होकर, जी अंकल बताइए। दीवान जी, हम तो अपनी अपनी पत्नियों को खिला देंगे, पर यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो यह हम बड़े डिसाइड करेंगे कौन किसे खिलाएगा। देव दीवान जी के पास आकर, वाह पापा, फिर तो मज़ा आने वाला है, आप बताइए। अनिकेत देव से,
बेटा तुम तो सेजल के लिए खाना लेकर आओ और बहू को अच्छे से खिला दो। देव सेजल और की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, जी अंकल ज़रूर खिला दूंगा। शेखर शोर से, बेटा तुम अंजलि को खाना खिलाओगे? शोर शेखर की बात सुनते ही वर्षा की ओर देखता है। अनिकेत राज से, बच्चे आओ शीतल के लिए खाना लगा दो। राज हड़बड़ाहट से, पापा प्लीज मैं यह नहीं कर सकता। दीवान जी, बेटा हमने तुम्हारी शर्त मानी, खाना ही तो खिलाना है, इसमें इतना क्या सोचना। सीता राज की ओर देखती है और मन में, कान्हा जी आप पक्का अपने हमें भूखा रखने का मूड बना लिया है, या अकड़ू तो हर वक्त गुस्से में रहता है, हमें क्या खाक खाना खिलाएगा, या तो आज पक्का हमें अपनी आंखों से ही भस्म कर देगा। इतना सोचते ही शीतल की घबराहट और बढ़ने लगती है। राज चुपचाप एक नज़र शीतल को देखते हुए वहाँ से निकल जाता है। निशांत बेटे वर्षा को खाना खिला दो। निशांत, वर्षा जी आज आपका रॉन्ग नंबर लग गया है। वर्षा हैरानी से निशांत की ओर देखती है। निशांत हंसते हुए धीरे से, आप आइए तो सही, शोर ही खिलाएंगे, ट्रस्ट मी, इतना कहकर आई बिक करता है। वर्षा निशांत की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। सभी अपनी अपनी पत्नियों को खाना खिलाते हैं। वहीं बटालियन गार्डन में पुल के किनारे राउंड टेबल पर बैठी थी। देव सेजल को खाना खिलाते हुए, पापा इज बेस्ट, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वह सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। सेजल मायूस होकर, देव पर आप भूखे और हम खा रहे हैं। देव सेजल के मुंह पर उंगली रखते हुए, एकदम चुप, यह पापा की आज्ञा है और मैं भूखा कहाँ हूँ, मैं आपके साथ खा रहा हूँ, यह मेरा उधार है आप पर, टाइम आने पर वसूल कर लूँगा। ओके सो डोंट वरी, आराम से अपने पति के हाथों से खाने का लुत्फ उठाइए। मेहंदी की तरफ देखते हुए, सुबह सबसे पहले मुझे आपकी मेहंदी का रंग देखना है। सेजल हैरानी से, पर हम कैसे, मतलब? देव हल्की मुस्कान से, या अब आप सोचिए। देव की बात सुनकर सेजल, बस देव हमारा खाना हो गया, अब आप खा लीजिए। देव हंसते हुए, मजाक कर रहा हूँ, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, पर पहले तो मैं ही देखूंगा और यह सब कैसे होगा, या आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर सेजल की तरफ देखकर आई बिक करता है। देव की हरकत से सेजल शर्म से दोहरी हो जाती है। इधर राज, शोर, निशांत, विनोद, वर्षा, शीतल अंजलि के साथ बैठे थे। अंजलि एक नज़र विनोद की ओर देखती है, फिर निशांत से, निशु मुझे भूख नहीं है। शोर को देखकर, प्लीज शोर आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। इतना कहकर वहाँ से उठकर पुल साइड के पीछे की ओर गार्डन में चली जाती है, जहाँ से पुष्कर की घाट रात में बेहद आकर्षक लग रहे थे। पूनम की चांदनी रात। अंजलि बेंच पर बैठकर अपने हाथों में लगी मेहंदी देखती है और आंखें बंद करके बैठ जाती है। निशांत शोर से, शोर प्लीज़ मुझे कुछ काम है, तो आप वर्षा जी को खाना खिला दीजिए। इतना कहकर वर्षा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए निकल जाता है। शोर, या श्योर, वाओ नॉट। इतना कहकर वर्षा को साइड चेयर ले जाता है और उसे खाना खिलाते हुए, हाँ तो मैडम लगा ली मेहंदी। वर्षा खुश होकर शोर के आगे दोनों हाथ कर देती है। देखो शोर कैसी है। शोर वर्षा को खाना खिलाते हुए, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। थोड़ा सा रुक करो, तुम्हें याद है ना दीदी की शादी के बाद मुझे तुम्हारे 2 दिन चाहिए। वर्षा मुस्कुराते हुए, जी बिल्कुल महेश्वरी साहब, हमें याद है, पर प्लीज़ अभी आप खाना खिलाइए, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंस देते हैं। यहाँ राज शीतल के सामने खाने की थाली लगाकर टेबल पर रखते हुए, मेहंदी सूख गई हो तो धो लो और अपने आप खा लो। इतना कहकर उसके पास चेयर खींचकर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। शीतल एक नज़र राज को देखती है और मन में खिला देते तो क्या हो जाता, पता नहीं लड़कियों से क्या दुश्मनी है, जब देखो दूर भागते हैं अकड़ू कहीं का। राज खाना खाते हुए, घूरना और मन में गाली देना बंद हो गया हो तो खा लो, वरना पूरी रात भूखी रहोगी। शीतल राज को देखकर, धन्यवाद जो आपने हमारे बारे में सोचा। इतना कहकर बिना खाना खाए वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। राज उसे देखकर, पागल लड़की, मुझे क्या, रहे भूखी, जब रात में पेट में चूहे कबड्डी खेलेंगे तब निकल जाएगा सारा एटीट्यूड। इतना कहकर अपना खाना खाने लगता है। इधर कुशा अपने छोटे छोटे हाथों में मेहंदी लगाकर देखती हुई अनिकेत के पास जाकर, दादू देखिए ना हमारे हाथ में मेहंदी लगी है,
फिर हमें कौन खाना खिलाएगा? आपने हमारे लिए तो किसी को नहीं चुना। दीवान जी मुस्कुराते हुए कुशा को गोद में बिठाकर, प्रिंसेस, आज आपके दादू को हमने मना किया था उसके गाल को खींचकर, क्योंकि आज आप अपने दीवान दादू के हाथों से खाना खाएंगे। कुशा खुश होकर, सही में दादू आप खाना खिलाओगे? दीवान जी, बिल्कुल प्रिंसेस। इतना कहकर उसे गोद में उठा कर ले जाते हैं। यहाँ अंजलि बेंच पर बैठी थी। विनोद वहाँ फोन पर बातें करते हुए आता है और अंजलि को इस तरह बेचैन से बैठे देखकर फोन पर, आई विल कॉल यू लेटर, इतना कहकर फोन रख देता है। कुछ देर खड़े होकर अंजलि को देखता है, फिर कुछ सोचकर खाने की प्लेट लाकर उसकी ओर कदम बढ़ाता है। उसके पास कुछ दूरी बनाकर बैठते हुए गंभीर होकर, खाना खा लो। अंजलि एकदम से आंखें खोलकर देखती है। अपने पास विनोद को बैठे देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। विनोद एक नज़र उसे देखता है और तुरंत नजरें फेरकर गंभीर लहजे में, डोंट क्राई, रोना बंद करो, खाना खाओ। अंजलि के आंसू की गद विनोद की बातें सुनकर और तेज हो जाती है। वह रोते हुए ही, सर, हमने सही में आपको नहीं देखा था। थोड़ा रुककर हम कल के बिहेवियर के लिए भी आपसे माफ़ी मांगते हैं। विनोद गंभीर होकर, मिस अंजलि, पहले खाना खा लीजिए। वैसे भी मैं यहाँ इस तरह ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता। उसकी ओर निवाला बढ़ाते हुए, मुँह खोलिए। अंजलि विनोद को देखती है और रोते हुए विनोद के हाथ से खा लेती है। विनोद शांत होकर बिना कुछ कहे उसे खिलाता है। थोड़ी देर बाद अंजलि, सर, हमारा हो गया, आपने खाया? विनोद वहीं अपने चिरपरिचय अंदाज में शांत लहजे में, सुबह से भूखी है आप, ढंग से खाइए और मेरी फिक्र मत करिए, मैं बाद में खा लूँगा, अभी आप। अंजलि, सर प्लीज़, हमारी इतनी सी बात मान लीजिए प्लीज़। विनोद एक नज़र उठाकर अंजलि की ओर देखता है और उसकी प्लेट से खाना लेकर खाने लगता है। खाने के बाद उठते हुए, मिस अंजलि, अब ठंड बढ़ रही है, रात के 11:30 बज रहे हैं, अब आपको जाकर सोना चाहिए। इतना कहकर बिना उसका जवाब सुने निकल जाता है। अंजलि मन में, इतनी बेरुखी क्यों सर? आपने हमें माफ़ भी नहीं किया। हम मानते हैं हमने कल बहुत गलत किया, लेकिन हो गया। सर प्लीज़ हमसे बात कर लीजिए प्लीज़। इतना सोचते ही एक बार फिर उसकी आंखें नम हो जाती है। वो अपने कमरे में जाने लगती है कि विनोद को काफ़ी पीते हुए देखकर उसके कदम उसकी ओर बढ़ जाते हैं। अंजलि को आते देखकर विनोद कॉफ़ी का कप उसके हाथ में पकड़ाकर बिना उसे देखे आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।